हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओह्म के नियम की उत्पत्ति पढ़ते हैं, यानी वी अपान आई बराबर कांस्टेंट प्रूव करते हैं। तो मान लेते हैं एक तार है जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ परिच्छेद A है। इसके सिरों पर एक बैटरी से V विभवांतर लगाया गया है। तो V विभवांतर लगाए जाने पर इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर फार्मूला होता है विभवांतर बटे तार की लंबाई, यानी V बटे L हो जाएगा। अब इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अर्थात चालक के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर एक वैद्युत बल लगने लगता है। वैद्युत बल बराबर होता है आवेश इंटू वैद्युत क्षेत्र, तो E इंटू ई हो जाएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जो वैद्युत बल लगेगा वो या बराबर ई हो जाए। इसी बल के कारण ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करने लगते हैं, यानी ऋण सिरे से धन सिरे की ओर त्वरित गति से चलना प्रारंभ करते हैं। अब इनमें जो इस बल के कारण जो उत्पन्न त्वरण होगा वो ए अगर मान लिया जाए तो ए बराबर हो जाएगा एफ बटे एम, जहाँ एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो एफ की जगह हम मान रख देंगे ई, तो ई वी अपान एल एम हो जाएगा। या ये वाला ई की जगह वी बटे एल रख दिया, तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कुछ भी हम एफ की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। इसकी ई वी बाई एल एम लिख सकते हैं या ई बाई एम लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे की मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन स्थिर धनायनों से टकराता रहता है। ये मैंने फिर बना दिया है, ये धनायन है जो स्थिर हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरह से अनियमित गति करता हुआ टकराता रहता है। परंतु जब हम इस पर वैद्युत क्षेत्र यानी विभवांतर लगाते हैं तो एक निश्चित दिशा में चलता है। तो जैसे ही निश्चित दिशा में चलता है, मान लीजिए इधर को चल रहा है, तो यहाँ से चलेगा तो यहाँ तक वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर यहाँ टकराएगा तो वैसे भी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फिर आगे बढ़ना शुरू करेगा साइड से निकल के, फिर आगे तो फिर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ फिर मैक्सिमम, यानी टक्कर से किसी धनायन के टक्कर से ठीक पूर्व इसका वेग जो अंतिम वेग होता है वो अधिकतम होता है और टक्कर के ठीक बाद जीरो मान लिया जाता है। तो अब यहाँ पर समझिए कि यदि धनायनों से टकराने के ठीक पूर्व मैक्सिमम वेग होगा, अंतिम वेग v हो, वह प्रारंभिक ऊष्मीय वेग u हो बिना वैद्युत क्षेत्र के लगाए जाने पर। पहले मैंने वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया यानी विभवांतर नहीं लगाया, तब उसका ऊष्मीय वेग यहाँ रहा होगा, उससे चल पड़ा होगा, यहाँ अंतिम वेग v हो गया होगा। तो u हो तो इन दोनों के बीच लगे समय यानी जिसको शांति काल कहा जाता है, धनायनों से दो क्रमागत टक्कर के बीच लगा समय टाउ मान लिया जाए, जिसको शांति काल कहते हैं। तो गति के प्रथम समीकरण से v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी। तो ये एक फार्मूला बन जाएगा किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए। अब बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं पदार्थ के अंदर, तो धनायनों से दो क्रमागत टक्करों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टक्कर के पूर्व वेग अगर हम निकालें विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के, तो v1 बराबर लिखेंगे u1 प्लस ए टाउ वन, v2 बराबर u2 प्लस ए टाउ टू, v3 बराबर u3 ए टाउ थ्री, क्योंकि ए तो कांस्टेंट रहेगा, सबका सब इलेक्ट्रॉन है। इनके जो शांति काल हैं वो अलग होंगे और जो इनकी ऊष्मीय वेग होंगे वो अलग होंगे। तो इस प्रकार हम कई इलेक्ट्रॉनों का यानी मान लीजिए n इलेक्ट्रॉनों के लिए ये अंतिम वेग के समीकरण लिख लेते हैं। अब ये अंतिम वेग के समीकरण इन्हीं का अगर एवरेज निकाला जाता है उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग। तो ये लिख दिया जाता है कि इन्हीं अंतिम वेगों का जो औसत होता है, माध्य होता है, उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन अंतिम वेगों के औसत या माध्य को अनुगमन वेग कहते हैं। को लिख सकते हैं, यहाँ पर को नहीं लिखा, माध्य को अनुगमन वेग vd कहते हैं। तो ये vd हो जाता है। तो vd बराबर लिखा जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट vn अपॉन n, सबके मान रख देंगे ऊपर पीछे से, तो ये n आ जाएगा। अब हम सबको अलग कर लेंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 ये कर लिया अलग, और प्लस ए कामन हो गया, और टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस ये लिख दिया बटे n। अब तुमको याद होगा ये इसको कहते हैं औसत ऊष्मीय वेग u बार, और ये जो ऊपर टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस टाउ एन ये औसत श्रांति काल है, इसको टाउ लिखा जाता है। तो ये जो है दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा औसत समय है, इसको शांति काल टाउ लिखते हैं। तो ये फार्मूला बन गया vd बराबर u बार औसत ऊष्मीय वेग प्लस a इंटू टाउ। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि औसत ऊष्मीय वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होता है वो शून्य होता है, यानी u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u1 बटे n बराबर 0 होता है। तो यह औसत शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग शून्य रख देंगे। तो vd बराबर आ जाएगा ए टाउ इजिकल ई अपान एम टाउ आ जाएगा। ए का मान हमने ई अपान एम रखा है, मैंने कहा नहीं था यहाँ पर कि एफ का मान हम ये भी रख सकते हैं, तो ये आ जाता है।
तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध। एक ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो ये पूछा जाए तो यहाँ तक डेरिवेशन सीख लेना, ये अलग से लिख लेना कहीं, शुरू से लेकर और यहाँ तक का डेरिवेशन ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की वो अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध। और अगर हम यहाँ पर ई की जगह वी अपॉन एल लिख दें तो यह आ जाएगा वी डी बराबर ई वी अपॉन एल एम इंटू टाउ हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अनुगमन वेग और वैद्युत विभवांतर के बीच संबंध। तो ये भी पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो यहाँ का डेरिवेशन यहाँ तक अलग हो जाएगा, यानी अगर पूछा जाए तो यहाँ तक एक और डेरिवेशन बन जाएगा, दो बन जाएंगे। मतलब एक तो अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध, अनुगमन और विभवांतर के बीच संबंध, तो ये अलग से कर लेना दो डेरिवेशन, तो ये भी सीख लेना। अब इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n हो, जिसको हम लोग एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते थे, तो उसमें वैद्युत धारा जो बहेगी तार में I बराबर n a e वी डी हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर वी डी का मान रख देंगे, तो जब वी डी का मान रखेंगे तो I बराबर n a e और ये ई वी अपॉन एल एम इंटू टाउ हो जाएगा, ये हो जाएगा n a e स्क्वायर वी अपॉन एल एम इंटू टाउ। अब इसी से हम आई को नीचे भगा लेंगे, इसके वी बटे आई निकाल लेंगे, एल एम ऊपर चला जाएगा, टाउ नीचे आ जाएगा और एन ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो वी अपॉन आई बराबर एल एम बटे एन ए स्क्वायर टाउ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदला जाए, जैसे लंबाई और क्षेत्रफल, तो ये लंबाई और क्षेत्रफल ए और एल और ए कांस्टेंट हो जाएंगे। ताप ना बदले तो टाउ नहीं बदलेगा, टाउ कांस्टेंट हो जाएगा। और एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और ई उसका इलेक्ट्रॉन का आवेश है और n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो ये भी तार के पदार्थ को नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि लंबाई नहीं बदल रही, क्षेत्रफल, तो इसका मतलब तार भी नहीं बदला जा रहा है और ताप भी नहीं बदला है, तो ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ई व एम इलेक्ट्रॉन के आवेश व द्रव्यमान होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो पूरा टुकड़ा लिखा है एल एम बटे यानी स्क्वायर ए टाउ, ये कांस्टेंट है, यानी ये निकल के आ गया वी बटे आई बराबर नियतांक, यही ओम का नियम है। तो इसको हम वी प्रोपोर्शनल टू आई लिख सकते हैं, तो बस यही लिख दिया जाएगा, यही ओम का नियम है। तो इस प्रकार ये जो कांस्टेंट लिखा है ये आर कहलाता है, हम लोग पीछे पढ़े हैं वी अपॉन आई बराबर आर ओम के नियम में, या उसके पहले भी पढ़े हैं, विभवांतर और धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो ये आर का फार्मूला निकल आता है, तो आर बराबर हो जाता है किसी पदार्थ का, किसी तार का विद्युत प्रतिरोध आर बराबर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल बटे ए, ये हो जाता है। इसको कह सकते हैं धातु के प्राचल के पदों में विद्युत प्रतिरोध आर का सूत्र। तो कभी कभी ये सूत्र भी पूछ लेते हैं, तो याद रखना है एम बराबर आर बराबर एम बटे ए एन ई स्क्वायर टाउ एल बटे। तो इसमें दो डेरिवेशन और निकाल लेना यहाँ से, वी डी और ई का और वी डी और वी का अलग से डेराइव कर लेना।